इजरायल के पुलिस मंत्री इतामार बेन गवीर और कनीसेट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन ज़्वीका वोगेल एक ऐसे कानून को आगे बढ़ा रहे हैं जो व्यावहारिक रूप से फिलिस्तीन की मस्जिदों से अजान की आवाज को दबाने का औपचारिक रास्ता खोल देता है, और इसे धार्मिक दमन नहीं बल्कि तथाकथित पब्लिक ऑर्डर और कानून व्यवस्था का मामला बताकर पेश किया जा रहा है। प्रस्तावित विधेयक के तहत अब किसी भी मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने या चलाने के लिए अनुमति अनिवार्य होगी, और ये अनुमति अब स्वतः नहीं दी जाएगी बल्कि तथाकथित गहन जांच के बाद ही दी जाएगी। यानी प्रशासनिक विवेक के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रता को पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में सौंप दिया जाएगा। अगर ये कानून पारित होता है तो ये सिर्फ 1948 के अंदर के फिलिस्तीनी इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इजरायली कब्जे वाले सभी क्षेत्रों में लागू होगा, और इसके उल्लंघन पर बिना अनुमति लाउडस्पीकर चलाने के लिए 50,000 शेकिल तक का जुर्माना और अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने पर 10,000 शेकिल का अतिरिक्त दंड लगाया जाएगा। लेकिन मामला सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस बिल के तहत इजरायली पुलिस को मौके पर ही मस्जिदों के साउंड सिस्टम जब्त करने का अधिकार भी दे दिया गया है, यानी नमाज की पुकार को शारीरिक रूप से खामोश करने की खुली छूट। बेन गवीर इस पूरे कदम को सही ठहराते हुए अजान को कानों को चीरने वाली आवाज बताते हैं और दावा करते हैं कि ये लोगों की सेहत और जीवन की गुणवत्ता के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि ये एक अस्वीकार्य घटना है और अब पुलिस के पास इसे कुचलने के लिए जरूरी औजार होंगे, जबकि हकीकत यह है कि पिछले साल ही उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया था कि फिलिस्तीनी शहरों में मस्जिदों के लाउडस्पीकर जब्त किए जाएं, क्योंकि अजान बसने वालों को परेशान करती है और जहां जब्ती संभव ना हो वहां जुर्माना ठोका जाए। इसी पृष्ठभूमि में अब वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच कथित मतभेदों की कहानी सामने लाई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक और अहम मुलाकात की तैयारी हो रही है। ये उनकी छठी मुलाकात होगी और इसे निर्णायक बताया जा रहा है। इजरायली विश्लेषक एतान गिल्बोआ के मुताबिक ये बैठक इजरायल की क्षेत्रीय रणनीति और उसकी आंतरिक राजनीति दोनों के लिए निर्णायक हो सकती है। बाहर से ऐसा दिखाया जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच गजा, ईरान और लेबनान को लेकर रणनीतिक मतभेद हैं, लेकिन दोनों का मूल लक्ष्य एक ही बताया जा रहा है। गजा में दोनों फिलिस्तीनी प्रतिरोध को निरस्त करना चाहते हैं, एक नई प्रशासनिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं और पुनर्निर्माण की बात करते हैं। फर्क सिर्फ टाइमलाइन पर बताया जा रहा है। नेतन्याहू पुनर्निर्माण को अंतिम इजरायली सैनिक के शव की वापसी और हमास के पूर्ण निष्कासन से जोड़ते हैं, जबकि ट्रंप चरणबद्ध प्रक्रिया के पक्ष में बताए जा रहे हैं। तुर्की और कतर की भूमिका पर भी कथित मतभेद हैं। ट्रंप उन्हें स्थिरता लाने वाले खिलाड़ी बताते हैं, जबकि नेतन्याहू उन्हें शत्रुतापूर्ण ताकतें कहते हैं, और गजा में तुर्की सैनिकों की किसी भी तैनाती को सिरे से खारिज करते हैं। लेबनान में भी दोनों हिजबुल्ला को निरस्त करने पर सहमत हैं, लेकिन तरीका अलग बताया जाता है। नेतन्याहू सैन्य हमले की धमकी देते हैं, जबकि ट्रंप सीमित कार्यवाही चाहते हैं। ईरान के मुद्दे पर मतभेद और भी गहरे दिखाए जा रहे हैं। ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान निष्प्रभावी हो चुका है और बातचीत संभव है, जबकि नेतन्याहू ईरानी सैन्य पुनर्निर्माण का डर दिखाते रहते हैं। जून में हुए तथाकथित 12 दिवसीय युद्ध के दौरान अमेरिकी इजरायली हमलों को निर्णायक बताया गया था, लेकिन कुछ ही महीनों में इजरायली मीडिया फिर ईरान की ताकत बढ़ने की बात करने लगा। सीरिया पर तो पूरी तरह असहमति की कहानी है। ट्रंप नई सीरियाई सरकार से संवाद, प्रतिबंध हटाने और अमेरिकी मौजूदगी की बात करते हैं, जबकि नेतन्याहू हमले जारी रखने पर अड़े हैं। इसी बीच एक्सियोस की रिपोर्ट दावा करती है कि नेतन्याहू वॉशिंगटन में राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ चुके हैं और ट्रंप ही उनका आखिरी सहारा है। रिपोर्ट के अनुसार उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विशेष दूत, व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ और यहां तक कि जैरेड कुशनर भी उनसे दूरी बना चुके हैं। लेकिन पर्यवेक्षक याद दिलाते हैं कि जून के युद्ध से पहले भी ऐसा ही दरार का नैरेटिव गढ़ा गया था, ताकि इजरायल को पर्दे के पीछे कार्रवाई की छूट मिल सके। उसी रणनीति के तहत इस बार भी सार्वजनिक असहमति और निजी सहमति का खेल दोहराया जा रहा हो सकता है। इसी बीच नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ तजाकी ब्रैवरमैन का फोन हैक होने का दावा सामने आता है। हैंडजिला हैक टीम कतर गेट स्कैंडल से जुड़ी जानकारी जारी करने की धमकी देती है। भ्रष्टाचार, वित्तीय गड़बड़ी और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए जाते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय इनकार करता है, लेकिन जांच जारी है। ब्रैवरमैन की ब्रिटेन में राजदूत नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं।
कतर गेट स्कैंडल में नेतन्याहू के करीबी सलाहकारों पर कतर से गुप्त फंडिंग लेकर जनमत प्रभावित करने के आरोप हैं और इसी दौरान लंदन की सड़कों पर नेतन्याहू को वांटेड घोषित करने वाले पोस्टर दिखाई देते हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट का जिक्र है। गजा में युद्ध अपराधों के आरोप अब अंतर्राष्ट्रीय सड़कों तक पहुंच चुके हैं और इसी वैश्विक उथल-पुथल के बीच मस्जिदों से अजान को दबाने वाला ये कानून सामने आता है, जो साफ संकेत देता है कि ये सिर्फ शोर का मामला नहीं बल्कि पहचान, आस्था और प्रभुत्व की लड़ाई है, जहां कानून, पुलिस, कूटनीति और नैरेटिव सबको एक ही दिशा में मोड़ा जा रहा है। और यही वो संदर्भ है जिसमें इस पूरे घटनाक्रम को समझना जरूरी है, क्योंकि यहां मुद्दा सिर्फ एक लाउडस्पीकर नहीं बल्कि ये तय करना है कि कब्जे के साये में किसकी आवाज को जीने का हक मिलेगा और किसे चुप करा दिया जाएगा।